नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक स्वाभाविक वक्ता नहीं थे। सार्वजनिक रूप से बोलते समय वह अक्सर झिझकते थे और घबराए हुए रहते थे, परंतु उन्होंने अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की और आगे चलकर एक सम्मानित और प्रभावशाली वक्ता बन गए। बराक ओबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति, ने खुलकर बात की है अपने शर्मीलेपन के विषय में और अपने उन प्रयासों के बारे में जो उन्होंने किए अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को विकसित करने के लिए। आज वह अपने करिश्माई और प्रभावशाली भाषणों के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। एलिनोर रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति एफ डी रूजवेल्ट की पत्नी को शुरुआती जीवन में शर्मीलेपन से जूझना पड़ा, लेकिन बाद में वह एक आत्मविश्वासी वक्ता के रूप में उभरी और काफ़ी मांग वाली वक्ता और लेखिका बन गई। अपने विश्वविद्यालय के समय में जैसे ही गांधी जी ने लॉ स्कूल की पढ़ाई पूरी की, उनको बार बार घबराहट के दौरे पड़ते थे। एक स्थिति में उन्हें किसी और से अपना भाषण पढ़ने के लिए कहना पड़ा। एक वकील के रूप में अपने पहले मामले में उन्हें घबराहट होने लगी और उन्होंने अदालत कक्ष छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पूछने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं सूझ रहा था। आगे चलकर गांधी एक ऐसा जुनून पैदा कर पाने में सफल हुए जो किसी भी डर से बड़ा था। विंस्टन चर्चिल को अब तक के सबसे महान युद्धकालीन नेताओं में से एक माना जाता है। हालांकि चर्चिल हमेशा एक आश्वस्त वक्ता नहीं थे। उन्हें हकलाने की बीमारी थी और वह सार्वजनिक रूप से अक्सर घबरा जाते थे, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और एक शक्तिशाली और प्रेरक वक्ता बन गए। प्रसिद्ध निवेशक और बिजनेस दिग्गज वॉरेन बफेट एक समय सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते थे। अपने डर पर काबू पाने के लिए उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में दाखिला लिया और आज वे अपनी वाक्पटुता और प्रेरक संचार कौशल के लिए जाने जाते हैं। साथियों, आज के विचार का मुद्दा यह नहीं है कि आपके सामने एक व्यक्ति है या 1000, पर यह कि आप कितनी आसानी से अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने से ज़्यादा असहज करने वाली कोई बात नहीं है जिसकी किसी मुद्दे पर कोई राय नहीं है। यदि आपके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो बातचीत बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। एक असामान्य दृष्टिकोण या भिन्न राय आपको सामाजिक रूप से दिलचस्प व्यक्ति बनाती है। मित्रों, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति द्वारा राय व्यक्त न करने का मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई राय नहीं है। यह बस एक विकल्प है जो उन्होंने अपने कारणों से चुना है। डर के अतिरिक्त इसके और क्या कारण हो सकते हैं, बात कर लेते हैं कुछ संभावनाओं की। नंबर 1, ज्ञान या जानकारी का अभाव। Lack of knowledge or information. लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें किसी विशेष मुद्दे के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि वे विचार करने योग्य राय व्यक्त कर सके। वे कुछ ऐसा कहने से भी डर सकते हैं जिसके तथ्यात्मक रूप से गलत होने की संभावना हो। नंबर 2, निर्णय या आलोचना का डर। Fear of judgment or criticism. अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि किसी की राय बहुमत से भिन्न है तो उन्हें दूसरों की आलोचना या नकारात्मक प्रतिक्रिया का डर हो सकता है और यह डर उन्हें चुप रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन्हें मूर्ख या अज्ञानी समझे जाने का भी डर हो सकता है। नंबर 3, असहमति या संघर्ष से बचना। Avoiding disagreement or conflict. कुछ लोग टकराव या संघर्ष से बचना पसंद करते हैं। उन्हें लग सकता है कि अपनी सच्ची राय व्यक्त करने की तुलना में शांति और सद्भाव बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 4, सांस्कृतिक या सामाजिक मानदंड। Cultural or social norms. कुछ संस्कृतियों या सामाजिक स्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि आपकी राय समूह की राय के अनुरूप हो। उनमें बहुमत से भिन्न राय व्यक्त करना असभ्य या अपमानजनक माना जाता है। इन परिस्थितियों में लोग अपनी राय को दबाने का और अपने विचार व्यक्त न करने का विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 5, उदासीनता। Indifference. संभव है कि कोई व्यक्ति केवल मौजूदा मुद्दे के प्रति उदासीन हो और किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश उसकी कोई मजबूत राय ना हो। नंबर 6,
गोपनीयता संबंधी चिंताएं। Privacy concerns. कुछ व्यक्ति अपनी राय को निजी रखना पसंद करते हैं और वे सार्वजनिक या समूह सेटिंग में उसे साझा करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। नंबर 7, अनिश्चितता और प्रोसेसिंग समय। Uncertainty and processing time. कुछ लोगों को अपने विचारों और भावनाओं को प्रोसेस करने और किसी मुद्दे पर राय बनाने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लग सकता है। यदि कोई किसी मुद्दे पर अपने रुख के बारे में अनिश्चित है या अभी भी अपनी राय बना रहा है तो वह इसे तब तक व्यक्त ना करने का विकल्प चुन सकता है जब तक कि उसके पास स्पष्ट दृष्टिकोण ना हो। नंबर 8, संचार शैली। Communication style. कुछ लोग जो दूसरों की तुलना में अधिक अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट या जो रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, वे सामाजिक परिस्थितियों में अपनी राय उतनी सहजता से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, भले ही उनके अपने निश्चित विचार हों। साथियों, जहाँ किसी के लिए भी विश्लेषण करना जरूरी है कि उनके द्वारा चर्चाओं में भाग लेने से झिझकने का असली कारण क्या है, इसके नकारात्मक परिणामों को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लौटकर आते हैं उस चर्चा पर अपने रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। अब एक नज़र डाल लेते हैं चर्चाओं में भाग लेने से झिझकने के, बचने के नकारात्मक परिणामों पर। सबसे पहले अलग थलग और बहिष्कृत महसूस करना।
जब लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं तो वे दूसरों के साथ जुड़ने, नई चीज़ें सीखने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अवसर चूक जाते हैं। इससे अलगाव और अकेलेपन की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार अनुचित लाभ उठाया जाना, यह दूसरी समस्या है। जो लोग अपने लिए नहीं बोलते हैं, अक्सर दूसरों द्वारा उनका फ़ायदा उठाए जाने की संभावना अधिक होती है। ऐसा संभव है कार्यस्थल से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक, विभिन्न स्थितियों में। और तीसरी समस्या कैरियर के अवसरों का सीमित होना। जो लोग चर्चाओं में भाग लेने से डरते हैं, उनके लिए दूसरों के साथ नेटवर्क बनाने और पदोन्नति के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। साथियों, अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता में सुधार करना एक मूल्यवान कौशल हो सकता है, जो आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभाव को बढ़ा सकता है। अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता को बेहतर बनाने में आपकी मदद के लिए कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करें। Expand your knowledge base. राय बनाने और व्यक्त करने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यापक रूप से पढ़ें, विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत में शामिल हों और विविध दृष्टिकोण तलाशें। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आप अपनी राय व्यक्त करने में उतना ही अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। नंबर 2, आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करें। Develop critical thinking skills. जानकारी का विश्लेषण करने, तर्कों का मूल्यांकन करने और अपने निष्कर्ष निकालने का अभ्यास करें। इससे आपको अपनी राय विचारशील और तर्कसंगत तरीके से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, अपने विचारों पर चिंतन करें। Reflect on your thoughts. अपने मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। इस पर विचार करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्यों। विभिन्न मुद्दों पर अपनी रुख को अच्छी तरह समझना आपकी राय के लिए एक आधार प्रदान करेगा और आपको उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने में मदद करेगा। नंबर 4, अपनी राय व्यक्त करने का अभ्यास करें। Practice expressing your opinion. छोटी, कम जोखिम वाली स्थितियों में अपनी राय व्यक्त करके शुरुआत करें, जैसे करीबी दोस्तों या परिवार के साथ चर्चा। अब जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतने ही अधिक सहज होते जाएंगे। धीरे धीरे अधिक सार्वजनिक मंचों तक पहुंचे। नंबर 5, चर्चा समूहों में शामिल हों। Join discussion groups. समान रुचियों वाले लोगों के साथ चर्चा में शामिल हों। वहां अपनी राय व्यक्त करने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आपको एक सहायक वातावरण मिलेगा। नंबर 6, मैं कथनों का उपयोग करें। Use I statements. जब आप मैं कथनों का उपयोग करके अपनी राय व्यक्त करते हैं तो कम टकरावपूर्ण होने का आभास देते हैं। उदाहरण के लिए, निरपेक्ष बयान देने के बजाय मुझे लगता है या मेरी राय में, यह कहकर अपनी बात रखना अधिक स्वीकार्य होगा। नंबर 7, फीडबैक मांगें और स्वीकार करें। Seek and accept feedback. रचनात्मक आलोचना आपकी राय और संचार कौशल को निखारने में मदद कर सकती है। अपनी संचार शैली पर फीडबैक के लिए दोस्तों, परिवार या गुरुजनों से पूछें। इससे आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। नंबर 8, सक्रिय रूप से सुने, दूसरों का सम्मान करें। Listen actively, respect others. जब आप किसी से असहमत हों, तब भी अपनी राय सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत हमलों से बचें। दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। यह न केवल दूसरों की राय के प्रति सम्मान दर्शाता है, बल्कि आपको विषय की बेहतर समझ भी प्रदान करता है। नंबर 9, प्रश्न पूछें। Ask questions. यदि आप किसी विशेष मुद्दे या विषय के बारे में अनिश्चित हैं, तो प्रश्न पूछने में संकोच ना करें। स्पष्टीकरण मांगने से आपको अधिक जानकारीपूर्ण राय बनाने में मदद मिल सकती है। नंबर 10, स्वयं को चुनौती दें। Challenge yourself. कभी कभी ऐसी राय व्यक्त करने का अवसर लें जो बहुमत से भिन्न हो। इससे आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद मिल सकती है और संभावित असहमतियों के प्रति आप लचीलापन विकसित कर पाएंगे। नंबर 11, अपना मन बदलने के लिए तैयार रहें। Be ready to change your mind. नई जानकारी और अनुभव आपकी राय में बदलाव ला सकते हैं।
नए दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए तैयार रहें और जब आप गलत हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चर्चा में योगदान देने के लिए हर किसी के पास कुछ ना कुछ मूल्यवान है। अपनी राय व्यक्त करना एक कौशल है जिसे विकसित होने में समय और अभ्यास दोनों लगते हैं। अपने प्रति धैर्य रखें और गलतियां करने से न डरें। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे अपनी राय व्यक्त करने में उतने ही अधिक आश्वस्त और सहज होते चले जाएंगे। एसेगिड हेप्टेवोल्ड स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। यह आपसे अधिक कोई और व्यक्त नहीं कर सकता। इसे अवसर पर या दूसरों पर ना छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो अन्य लोगों द्वारा आपको गलत समझे जाने की संभावना अधिक होती है। जिम्मेदारी लीजिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई टिप के साथ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।